गुड मॉर्निंग आपको बच्चों। क्लास 9 के केमिस्ट्री का रिवीजन हो रहा है, जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर पे पहुँचे हैं। इसमें भी हमने कुछ टॉपिक का रिवीजन करा दिया था, जैसे आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण, यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं आपसे। तो इसके आगे की प्रोसेस चलो देखते हैं, इसके आगे का टॉपिक। ठीक, तत्व, यौगिक और मिश्रण में कंप्लीट कर दिया गया था। इसके आगे अब देखिए आप विलयन। विलयन की डेफिनेशन में कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन करते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन करते हैं। ठीक है, अब विलयन देखो एक प्रावस्था तंत्र है। विलयन एक प्रावस्था तंत्र है जो दो घटक से मिलकर बना होता है। एक घटक होता है विलेय और एक घटक होता है विलायक। ध्यान दीजिए, विलयन एक प्रावस्था तंत्र है। विलयन एक प्रावस्था तंत्र है जो दो घटक से मिलकर बना होता है, जिसमें एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय करते हैं, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक करते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि जिस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के अंदर घोला जाता है, विलयन कब बनेगा? जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के अंदर हम घोलेंगे, तो जो पदार्थ घुलेगा उसे विलेय कहेंगे और जो अपने अंदर किसी को घोलेगा उसे विलायक कहेंगे। ठीक है, पुनः ध्यान दीजिए, विलयन एक प्रावस्था तंत्र है जिसमें दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है या जो दूसरे के अंदर घुलता है उसे विलेय कहते हैं, जबकि वह पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है या जो अपने अंदर किसी को घोलता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, चीनी और पानी, इन दोनों का हम मिला के प्राप्त किए हुए क्या? विलयन। इसमें आपका चीनी क्या होता है? ये है विलेय और पानी क्या है आपका? विलायक। विलेय और विलायक को मिलाने से क्या निर्मित होता है? इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? आपका विलयन। ठीक है, अब हमने क्या कहा था? जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय करते हैं। तो चीनी पानी के अंदर घुलेगा तो चीनी है क्या? क्षारीय, यानी कि विलेय पदार्थ। जो पदार्थ किसी दूसरे को अपने अंदर घोलता है उसे विलायक कहते हैं। तो पानी चीनी को अपने अंदर घोलता है, इसलिए पानी क्या होगा? आपका विलायक। ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता। सांद्रता की बात करें, जैसे देखो, सांद्रता को व्यक्त करने के कई टर्म हैं, जिसमें कुछ भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, तीसरा है भार आयतन प्रतिशतता। तीन फार्मूले विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की, तीन फार्मूले आपके यहाँ सिलेबस में हैं। भार प्रतिशतता क्या होती है? विलेय का भार बटे विलयन का भार और गुणे 100।
आयतन प्रतिशतता क्या है? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। भार आयतन प्रतिशतता का मतलब विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। ये फार्मूले हैं। इसी फार्मूले से रिलेटेड हमने आपको सवाल भी कराया है, तो इससे रिलेटेड सवाल आप किए हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उस पर, जिससे इन सवालों का रिवीजन हो जाए और ये आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो साम्यता की बात हो गई। अब देखो विलयन होते हैं दो टाइप के। विलयन होते हैं दो टाइप के। एक होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और एक होता है आपका असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो ये कहा जाता है कि एक निश्चित तापक्रम पर जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। एक निश्चित तापक्रम पर जब विलेय पदार्थ विलायक में घुलना बंद कर देता है तो उससे बने विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। और जब हम निश्चित तापक्रम पर विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ घोल सकते हो तो इस तरीके से प्राप्त विलयन को कहेंगे असंतृप्त विलयन। फिर से ध्यान दें, निश्चित तापक्रम पर यदि विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा हम विलायक में घोल सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। निश्चित तापक्रम पर यदि विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा विलायक में ना घुल पाए तो उसे हम कहेंगे संतृप्त विलयन। ठीक है, अब कुछ टॉपिक हैं कोलाइडी विलयन से रिलेटेड, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे देखो कोलाइडी विलयन, इसकी भी दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। कोलाइडी कण, अब हम आपको कुछ और एक पॉइंट पर जान लीजिए। जो आपका वास्तविक विलयन है यानी कि नॉर्मल सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, जो आपका कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन में आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के मध्य होता है। और जो आपका एक होता है निलंबन, ये भी एक टाइप का विलयन है जिसे हम नर आंखों से देख सकते हैं। निलंबन में कणों का आकार, इसमें कणों का आकार होता है 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 0.2 सेंटीमीटर के मध्य में। तो ये हैं कोलाइडी कणों के वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में कणों का आकार। ठीक है, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं।
ऐसा विलयन जिसमें विलेय के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के मध्य होता है, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। जबकि वास्तविक विलयन में 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से भी कम, यानी कि इससे भी ज़्यादा -8, -9, -10 ऐसे चलते हैं। तो कोलाइडी विलयन में कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के मध्य होते हैं। ऐसे विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसमें दो प्रावस्थाएं हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो देखो, कोलाइडी कण जिस प्रावस्था में होते हैं, जिस अवस्था में होते हैं, उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित किए जाते हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसे ध्यान दें, कोलाइडी कण जिस अवस्था में होते हैं उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था, और कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। इस बेस पर ये 2-3 टाइप के होते हैं, जैसे देखो साल, जेल और है पायस। इससे और अधिक होते हैं, ठोस एरोसाल, द्रव एरोसाल, इस तरीके से होता है। 3 मुख्य है आपका, साल, जेल और पायस। तो साल क्या होती है? जब प्रक्षिप्त प्रावस्था, ध्यान देना, प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम क्या हो? द्रव। प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो उसे साल कहते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर साल, गोल्ड साल, ये सभी एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके साथ। जल क्या होती है? यही उल्टा हो जाता है, यानी कि आपका प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो जाती है? द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो इसे आप क्या कहेंगे? जल। जैसे जैम, जेली, पनीर, ये सभी किसके एग्जाम्पल में आएंगे? जल के। पायस क्या होती है? जब प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो। जब प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो इसे आप क्या कहेंगे? पायस। सॉल्ट, जल एंड सस्पेंशन, पायस। जैसे पॉपुलर एग्जांपल है आपका दूध, तेल, ये सभी आ जाएंगे पायस में। ठीक है, अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन के गुण। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन के गुण। कोलाइडी विलयन के गुण हमने 2 बहुत पॉपुलर बताया था आपको। एक बताया था ब्राउनी गति और एक बताया था टिंडल प्रभाव। ठीक है, इन्हीं दोनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो आपकी ब्राउनी गति है, ये हमेशा ऐसे किसी भी आकार प्रकार में हो सकती है। ये आपके हैं कोलाइडी कण जो कि जिग जैग मोशन में, इसको आप बोलते हैं जिग जैग। तो जिग जैग मोशन में गति करते हैं, यानी कि अनियमित पथ पर इनकी गति होती है। इनका कोई पथ निर्धारित नहीं होता है।
ये अनियमित गति करते हैं, अनियमित पथ पर गति करते हैं। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए इसे रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडल कण अनियमित गति से अनियमित पथ पर जिग-जैग मोशन में गति करते हैं, जिग-जैग तरीके से गति करते हैं। इस गति को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए इसको ब्राउनियन मूवमेंट यानी कि ब्राउनी गति कहते हैं। अब देखते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कोई पात्र है, इसमें कोलाइडल विलयन रखा गया है। अब ऐसे जब कोई आप इसमें से किरण पास करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें कोन लाइन रचना बनती है। देखो कोन बन रहा है, देखा है, ये कोन बन रहा है। इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं आँख से, तो ये ऐसे नजर आता है कि जैसे यहाँ पर कोन हुई, ऐसे शंक्वाकार। क्या होता है, जब हम प्रकाश किरणों को वास्तविक विलयन में प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश किरणों का मार्ग अदृश्य हो जाता है, यानी कि दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जब इस प्रकाश किरण को आप कोलाइडल विलयन में प्रवाहित करते हैं तो इनके मार्ग में चमकीला शंक्वाकार पथ नजर आता है। इस घटना को सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसलिए इसको हम टिंडल शंकु के नाम से जानते हैं और इस प्रभाव को नाम देते हैं टिंडल प्रभाव। फिर से हमारी बात को ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण को वास्तविक विलयन में प्रवाहित करते हैं तो किरण अदृश्य हो जाती है, जबकि जब प्रकाश किरण को कोलाइडल विलयन में प्रवाहित करते हैं तो वह अपने मार्ग पर एक चमकता शंक्वाकार पथ प्रदर्शित करती है। इस पथ को टिंडल शंकु बोलते हैं, शंक्वाकार रचना को टिंडल शंकु बोलते हैं। और इस प्रभाव को चूंकि सबसे पहले टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ परिवर्तनों की। तो चलिए देखिए, परिवर्तन में दो टाइप के आपके सिलेबस में पढ़ने, एक आपका है भौतिक परिवर्तन और एक आपका है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो तरीके का चेंजिंग होती है। तो फिजिकल चेंजिंग किसे कहते हैं, केमिकल चेंजिंग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ को उसकी मूल अवस्था से बदल दिया जाता है, लेकिन जिस कारक के द्वारा हम इसको उसकी अवस्था से बदलते हैं, उस कारक को हटा लेने पर वह पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, इसलिए इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर से ध्यान दें, हमने क्या कहा, पदार्थ की अवस्था को बदल दिया जाता है, परंतु कारक हटा लेने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे देखें, आपका जल है, जल को हम ठंडा कर दें, या बर्फ है, बर्फ को हम हीट कर दें, जल में चेंज हो जाएगा, और जल को दोबारा हीट कर दें तो ये चेंज हो जाएगा जल वाष्प। उल्टा प्रोसेस में हीट हटा लें, ठंडा हो जाए तो ये जल में पुनः आ जाएगा, और फिर आप हीट हटा लें, ठंडा कर दें तो ये जल फिर से जल के बर्फ अवस्था में आ जाएगा। इस घटना का नाम है भौतिक परिवर्तन। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसा परिवर्तन जो अस्थाई नहीं होता है, यानी कि अस्थाई होता है, अस्थाई परिवर्तन है, अनस्टेबल है,
किसी कारक की प्रेजेंस में पदार्थ की उस अवस्था को बदल दिया जाता है, लेकिन उस कारक को हटा देने पर वह पदार्थ अपनी मूल अवस्था में फिर से प्राप्त हो जाता है। इस घटना को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसी का उल्टा हो जाता है। जैसे देखो, जो सेकंड वाला है आपका केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो आपका है, इसमें क्या होता है बात, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ एक बार अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देता है तो दोबारा हम उसको उसकी पूर्व अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। एक बार पदार्थ की अवस्था बदल जाने के बाद उसे हम दोबारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कागज का जलना और भोजन का पाचन, ये सभी जो घटनाएं हैं ये ऐसी होती हैं कि एक बार हो जाने के बाद यह पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। इस घटना को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब आप डिफरेंस लिख लेंगे, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो आप डाल देंगे, 2 पॉइंट बना लेंगे, एक में भौतिक परिवर्तन, एक में रासायनिक परिवर्तन। या अस्थायी है भौतिक वाला, अस्थायी है रासायनिक वाला अस्थायी है। भौतिक वाले में क्या लिखेंगे, कारक हटा लेने पर पदार्थ अपनी पुनः अवस्था को प्राप्त कर जाता है। रासायनिक वाले में क्या लिखेंगे कि अपने पुनः मूल अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, एग्जाम्पल दे देंगे। इस तरीके से डिफरेंस हो जाएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग के मध्य। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन हो गया है। कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए थे पहले चैप्टर के, जिसको आप लोग संभवतः नहीं कर पाए हैं। ना आने की दशा में आप उसको बताइए, अगर आता है तो आप उसको करते चलिए, अपनी नोट्स में उसको ऐड करिए। तो चैप्टर नंबर 2 आपका पूरा हो चुका है। इसके क्वेश्चन आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।